हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में हम क्या बिना सोचे समझे क्या अनुक्रिया दर्शाते हैं, जो क्या हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, यानी कि अचानक से होती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जबकि क्या टहलने में क्या होता है कि टहलने में हम क्या सोच समझ के एक निर्णय लेते हैं कि हाँ हमें टहलना है या फिर नहीं। वो क्या होता है कि हमारे नियंत्रण में होता है, यानी कि ऐच्छिक रूप से होती है। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में हम बिना सोचे समझे अनुक्रिया दर्शाते हैं, जो कि क्या अनैच्छिक रूप से होती है। जबकि टहलने में हम सोच समझ कर निर्णय लेकर करते हैं, जो कि ऐच्छिक रूप से होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन सा भाग होता है? तो मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क होता है, उसका अनुमस्तिष्क वाला भाग क्या करता है? शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तीसरा क्वेश्चन है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो क्या होता है कि जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है? घ्राण पिंड, जो कि क्या घ्राण संवेदी होता है, जिसकी सहायता से हम क्या अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया को क्या कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु करता है। जो उद्दीपन की सूचना होती है वो कहाँ तक जाती है? मेरुरज्जु तक। फिर मेरुरज्जु से प्रेरणा मिलती है, जो कि क्या जिस अंग द्वारा अनुक्रिया दर्शाया जाता है उस अंग तक जाती है। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या जो उद्दीपन की सूचना होती है वो कहाँ तक जाती है? मेरुरज्जु तक जाती है। फिर क्या मेरुरज्जु से प्रेरणा मिलती है, जो कहाँ अनुक्रिया करने वाले अंग तक जाती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन क्या है? ये क्या है? एक विशेष प्रकार के क्या जटिल कार्बनिक क्या रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं? पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः ये क्या पादप की जड़ या तने के शीर्ष से स्रावित होते हैं। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है कि छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो पहले तो जानते हैं प्ररोह क्या है। प्ररोह क्या होता है कि जो पौधे का क्या ऊपर वाला भाग है, मतलब कि जो धरती से ये रहा क्या, ये क्या रहा, ये भूमि रहा, तो ये नीचे क्या निकलती है? जड़। तो ऊपर जो भाग निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्ररोह कहते हैं। इसे हम प्ररोह कहते हैं। तो क्या बोला है कि छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो जो छुई हुई पादप की पत्तियों की गति होती है वो क्या वृद्धि से संबंधित नहीं होती है, जबकि जो प्ररोह की गति होती है वो क्या वृद्धि से संबंधित होती है, यानी कि जो प्ररोह वाला भाग होता है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि जो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति क्या है? वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। यह गति स्पर्श के कारण होती है, जबकि प्रकाश की और प्ररोह की गति प्रकाश अनुवर्तन गति है, जो कि वृद्धि से संबंधित है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? हार्मोन्स के कारण होता है, जो क्या करती है कि शरीर के विभिन्न भागों तक जाकर अपने लक्ष्य अंग पे क्या करती है? कार्य करती है। लक्ष्य अंग की जिस हार्मोन क्या एक एक विशेष अंग होते हैं जिस पर वो कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लक्ष्य अंग कहते हैं। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। क्या है रासायनिक समन्वय? किसके जो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो जो क्या फिर शरीर की विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां एक या एक से अधिक प्रकार के विशिष्ट हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर अपने लक्ष्य अंगों पर कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो शरीर विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है।
तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्या जो थायराइड ग्रंथि होता है वो कौन से हार्मोन को निकालता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। और अगर शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे? जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन मानव शरीर में प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि और विकास के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध हो सके। अतः हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक एवं आवश्यक घटक होना चाहिए। और आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंगा यानी कि गॉइटर नामक रोग हो जाता है। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो इसके उत्तर को देखते हैं। क्या एड्रेनलिन हार्मोन का श्रावण अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा सीधा कहाँ पर होता है? सीधा रुधिर में होता है। कोई भी नली उली में नहीं बहता, ये डायरेक्ट क्या रुधिर में जाता है, कोई भी हार्मोन रहता है। तो उसके बाद क्या है कि जो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर यह हार्मोन विशिष्ट लक्ष्य अंगों यानी कि जिस पर यह कार्य करता है, जैसे किसपे ये क्या करता है? हृदय पर कार्य करता है। तो जैसे हृदय, उसके क्या विषम परिस्थितियों के समय इस हार्मोन के प्रभाव के कारण हृदय की क्या धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, जबकि जो पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर आपूर्ति कम हो जाती है एवं इन अंगों के छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर अधिक हो जाती है और जो क्या डायफ्राम तथा पसलियों के सतत संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। तो हमारा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम अगली क्लास में जो और बचे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।